नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और इस वक्त में बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की है, चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जिनको सबसे ज़्यादा इसमें शामिल बताया जा रहा था। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ की है। और जानकारी के लिए हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर और शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ करिए, शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताएं कौन कौन से लोग शामिल बताए गए हैं और मनीष सिसोदिया के ना होने का मतलब क्या है आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए एमसीडी चुनाव के ठीक पहले। अभिषेक, दिल्ली की नई शराब नीति मामले में जो कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल की है, तो इसमें 7 लोगों को 7 जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है। इसमें विजय नायर का नाम है, अभिषेक बोइनपल्ली का नाम है और जो 2 अधिकारी उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में थे उनके भी नाम हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जो उस समय एक्साइज मिनिस्टर भी हुआ करते थे और जो सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं, उनका नाम जो है इस चार्जशीट के अंदर नहीं दिया गया है। 10,000 पन्नों की जो चार्जशीट है ये कोर्ट में जमा हुई है और कोर्ट जो है इस पे 30 नवंबर को संज्ञान लेगा। इसको ये जो घटना हुई है या ये जो मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला ये कि क्या सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, क्या सीबीआई अभी तक मनीष सिसोदिया तक जो है तक की कड़ी जो है इस मामले में वो नहीं जोड़ पाई है, या फिर मनीष सिसोदिया पर हाथ डालने से पहले या मनीष सिसोदिया पर कोई कार्रवाई करने से पहले कोई पुख्ता आधार या बहुत बड़ा सबूत जो है सीबीआई जुटाना चाह रही है, क्या ऐसा है? इसी वजह से मनीष सिसोदिया का नाम अभी भी नहीं आया, क्योंकि ये बताने की जरूरत है कि जुलाई के महीने में सीबीआई जांच के आदेश हो गए थे। अगस्त के महीने में मनीष सिसोदिया के घर पे रेड भी हो गई थी, लेकिन अब नवंबर खत्म होने को आया है लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं आया। लेकिन दूसरा इसका एक देखने का नजरिया ये भी है कि 60 दिन का समय होता है जब जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, वरना आरोपियों को बाय डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। तो इसलिए भी जो है ये जो चार्जशीट है ये दाखिल की गई है। लेकिन अगर इसमें नाम नहीं है तो ये जरूर जो है आम आदमी पार्टी कहेगी कि देखिए जो हमने कहा था वो हुआ, क्योंकि चार्जशीट में नाम अभी तक नहीं आया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रास्ते भी साफ होते हैं। अगले स्टेज पर वो भी हो सकता है अगर सीबीआई को ऐसा कुछ लगता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौ जगह छापे मारने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर की है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी तो सिर्फ ये चीज दायर की है कि किन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं, और जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं उसमें आरोपी नंबर 1 जो सीबीआई ने बनाया था, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, आरोपी नंबर 1 का नाम ही नहीं है। लोगों को डरा धमका के सरकारी गवाह बनाने के बाद, ये सब करने के बाद भी एक साक्ष्य नहीं है जो ये कहे कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई आरोप भी बनता है। तो इस वक्त में जो आज अभी भी जो बड़ी खबर बनी हुई है वो है कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू, जो कि एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन को उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने खुलकर सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। सचिन पायलट पर वो जमकर बरसे। वो कह रहे हैं कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, एक तरीके से जैसे इसमें आपको ये भान आ सकता है बद्दुआ जैसे का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं तर्क के तौर पर कि उनके पास 10 विधायक नहीं है और वो मुख्यमंत्री बनने चले हैं वगैरह वगैरह। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के अंदर सिर फुटबल पहले से चल रही थी, अब सिर फुटबल पीक पर है। ठीक उस वक्त में जब कांग्रेस जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और भारत जोड़ो यात्रा के ठीक वक्त में टूटी हुई कांग्रेस सामने दिखाई दे रही है। सचिन पायलट ने गद्दारी की है, ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, ये अशोक गहलोत ने कहा है। आपको हम ग्राफिक्स में बता देते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं
पायलट ने बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की है, ये बड़ा इल्ज़ाम है। आलाकमान पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, ये भी सचिन पायलट के बारे में खुद अशोक गहलोत कह रहे हैं। सचिन पायलट की बगावत बीजेपी का गेम प्लान था, ये भी वो कह रहे हैं। पायलट की बगावत को बीजेपी के फंडिंग के सबूत हैं और बीजेपी दफ्तर से पायलट समर्थक एमएलए को 10 करोड़ दिए गए थे। पायलट की बगावत में अमित शाह भी शामिल थे, ये भी कहा जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से। जिन विधायकों ने बगावत की वे बागी नहीं हैं, पुरानी बगावत की वजह से बागी हुए थे विधायक। बागी विधायक आलाकमान के वफादार हैं, सीएम के नहीं। बागी विधायकों को मेरा वफादार बताना ना समझिए। अगर एक एमएलए कहे मेरा वफादार तो छोड़ दूंगा राज्य, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, गद्दारी वाली बात है वो सबसे बड़ी बात है। और सचिन पायलट ने भी अपनी तरफ से बातें कह दी हैं। उनका कहना है कि अशोक गहलोत ने जो कहा है वो मैंने सुना है, पहले भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला है। अब आप अंदाज़ा लगाइए एक ऐसे राज्य के मंत्रिमंडल का जिसमें मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री अपने ही एक मंत्री को गद्दार कह रहे हों और उस मंत्रिमंडल को चलाना भी मजबूरी हो उन्हीं अशोक गहलोत की। कहा है कि मुझे गद्दार कहा गया, मुझ पर आरोप लगाए। आज ज़रूरत कांग्रेस को मजबूत करने की है। अगले महीने यात्रा राजस्थान आ रही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2 बार हम हारे हैं, किसी को भी इतना असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। ये तो वैसे ऊंचे ओहदों पर रहने वालों की परेशानी होती है कि वो अक्सर बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं। अब इसके बाद जयराम रमेश ने एनडीटीवी से कहा है कि गहलोत और पायलट दोनों कांग्रेस परिवार के लिए जरूरी हैं और दूरियां पाटने की होगी कोशिश। तो कांग्रेस का दर्द खत्म क्यों नहीं होता, सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल हमारा ये है। लेकिन उसके साथ दूसरा सवाल ये भी है कि क्या अशोक गहलोत ने ये इंटरव्यू ठीक उस वक्त में देकर, जब एक तस्वीर वायरल हो रही थी सचिन पायलट की प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ, ठीक उसी समय ये बयान क्यों दिए हैं? क्या आलाकमान के खिलाफ बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम गहलोत? और दूसरा, कांग्रेस का दर्द खत्म क्यों नहीं होता है? और इस बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े। उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जावेद अंसारी जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले प्रमोद जी, शायद आपकी तरफ से ये प्रमोद कृष्णन जी की तस्वीर इस समय नहीं आ पा रही है हमारे पास, उनके पास जाएंगे हम। सबसे पहले जावेद अंसारी जी आपके पास, आप कांग्रेस को इतने अरसे से देख रहे हैं, अशोक गहलोत ने ये टाइमिंग क्यों चुनी? आश्चर्यजनक है, क्योंकि 1 महीने बाद यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। आजकल मध्य प्रदेश में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है यात्रा से। अब उसमें रंग में भंग करना और ऐसे शब्द, कठोर शब्द इस्तेमाल करना, ये मैंने अशोक गहलोत को ऐसी भाषा का प्रयोग करते कभी पहले सुना नहीं। और राजनीति में जल्दी इस टाइप का की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अशोक गहलोत क्यों इतना आपे से बाहर हो गए, अपना संतुलन खो बैठ रहे हैं? जहाँ सचिन पायलट का सवाल है, ये जैसे आपने अपने बुलेटिन में पहले कहा कि ये कहीं अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। इनको अभी भी लगता है कि हो सकता है कि गांधी परिवार और ये लोग मिलके इनको हटा दें और इनकी जगह पे सचिन पायलट को लाए। लेकिन देखिए, कुछ ठीक है, ये 2023 के एंड में तो आप भी ये मान रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है ये किसी के, ठीक है जावेद अंसारी जी, आप भी मान रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो किसी के पल्ले में नहीं है। ठीक है, आप दोनों से मैं बातें जारी रखूंगा, लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन के पास चलता हूं। आचार्य जी, आप ये बताएं कि आप खुले तौर पर वैसे सचिन पायलट के समर्थक हैं, आप इस टाइमिंग के बारे में आप बता दीजिए कि टाइमिंग को लेकर आपका क्या मानना है? अशोक गहलोत मंजे हुए कलाकार हैं, वो राजनीति में ऐसे वक्त पर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो यह है कि मैं किसी का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। जो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में ठीक है और राजस्थान के हित में जो बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको कभी कभी अपनी बात को रख देता हूं। सवाल बड़ा ये है, जो आपका सवाल है ये अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजने का फैसला किसका था? सचिन पायलट का तो था नहीं, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम का था, ना आपका था, ना किसी तीसरे आदमी का था।
राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजने का फैसला और राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजने की जरूरत क्या पड़ी, तो ये दोनों ही बातें कांग्रेस नेतृत्व से संबंधित है। कांग्रेस नेतृत्व ने जब ये महसूस किया कि राजस्थान में 2023 का जो चुनाव है उसको किसके चेहरे पे लड़ा जाए, क्या वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाए या उसमें बदलाव किया जाए, तो ये चिंतन मनन करने के पश्चात राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजने का फैसला किया गया। अब राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजा जाए ये भी फैसला कांग्रेस नेतृत्व का है। राजस्थान में ऑब्जर्वर कौन भेजेगा जाए ये भी फैसला कांग्रेस नेतृत्व का है। राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजे जाए ये फैसला भी कांग्रेस नेतृत्व का है। उसके बाद ऑब्जर्वर गए, वहां के जो प्रभारी हैं अजय माकन जी और माननीय खड़गे जी, जो वहां ऑब्जर्वर थे, एक माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो आज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। जी जी जी। जब वहां गए तो वहां सीएलपी की बैठक आहूत की गई। सीएलपी की बैठक जब आहूत की गई तो वो कहाँ की गई, वो मुख्यमंत्री जी के आवास पे की गई, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में की गई, मुख्यमंत्री जी की कंसेंट से तिथि लेकर के समय लेकर के की गई। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के प्रभारी अजय माकन जी ने ये सब बताया, मीडिया को बताया। दे रहे हैं। तो जब ऑब्जर्वर भेजने का फैसला कांग्रेस नेतृत्व का है तो उस फैसले के खिलाफ जयपुर में जो हुआ तो उस पर तो मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी। तो जब मुख्यमंत्री जी खुद माफी मांग गए उसके बाद वो ये कह गए कि जो भी कांग्रेस नेतृत्व लेकिन फैसला करेगा, मुझे आप एक बात बताइए। नहीं तो इसमें ठीक है, आपको मैं राजनीतिक विश्लेषक की निगाह से ही देखने के लिए आज ठीक है अच्छा जी, आपके मैं आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर किसी की बगावत फेल हो जाती है और उसके पास नंबर्स नहीं है तो उसको तो उसकी राजनीतिक कद और विशुद्ध हिंदी में बोलें तो राजनीतिक औकात वो तो दिखा दी गई है विधायकों की तरफ से ही या किसी और बड़े तबके यानी कि जिनके पास ज्यादा नंबर्स हैं उनकी तरफ से। तो फिर ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की बार बार बात उठाना कितना वाजिब है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहली बात, ये जो बात है कि उसके पास नंबर नहीं थे, उसके पास नंबर है, ये बिल्कुल एकदम भ्रामक प्रचार है। कांग्रेस नेतृत्व ने जो ऑब्जर्वर भेजने का फैसला किया था वो विधायकों से बातचीत करने के लिए ही गए थे। विधायकों से एक एक से अलग बातचीत की जाए तो इसमें कौन सी आपत्ति मुख्यमंत्री जी को हो गई, क्योंकि फैसला तो कांग्रेस नेतृत्व का था, फैसला तो सचिन पायलट का था नहीं। सचिन पायलट अगर ये कहें कि मुझे मुख्यमंत्री अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, तब ये कह सकते हैं कि उन्होंने गलती की। सचिन पायलट ने तो कोई डिमांड की नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व ने ही ये फैसला लिया और कांग्रेस लीडरशिप या किसी भी पार्टी की लीडरशिप को ये फैसला लेने का अधिकार है कि जब अगला वर्ष अगर कांग्रेस ठीक है, आप जिस कांग्रेस नेतृत्व को इतना खरा मानते हैं उसी कांग्रेस नेतृत्व की परेशानी ये भी है या उनके अंदर की अंदरूनी कमजोरी ये है कि वो ऐसे घोड़ों पर दांव लगाते रहे हैं जो काफी फेल हो चुके हैं और वो कई बार मूड भी समझ नहीं पाते हैं। तो क्या ये गलती नहीं हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री जो कि चुन के आया है, जो कि राजनीति को बेहतर तरीके से समझता है, वो बार बार संकेत दे रहा है कि आपका ये फैसला सही है क्योंकि विधायक मेरे साथ है और आप ये ऊपर से जो थोप रहे हैं ऑब्जर्वर के जरिए ये गलत है। अगर ये संकेत भी मिल रहे हैं और ये संकेत पढ़ पा रहा है अगर नेतृत्व, तो बदलाव के लिए क्यों इतनी ज्यादा जोर आजमाइश कर रहा है? अभिषेक जी, फिर तो अगर गलती कांग्रेस नेतृत्व की है कि वो ऑब्जर्वर भेजने का फैसला अगर करना चाहता है, वो ऑब्जर्वर भेज करके ये आकलन करना चाहता है कि विधायक क्या चाहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की गलती है, तो फिर तो सचिन पायलट को गद्दार क्यों कहा जा रहा? फिर तो पार्टी नेतृत्व गद्दार हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी के पक्ष में ज्यादा विधायक हैं। सुनिए, मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी से ये किसने कह दिया? हाँ, जवाब दीजिए, मेरे पास दूसरे मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी को तो इस बात का स्वागत करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप ये नहीं कहने जा रही है कि मुख्यमंत्री हटा दो, इसको बना दो। विधायकों की राय लेने के लिए लोग गए थे और विधायकों की राय से ही फैसला होना है। तो अगर अशोक गहलोत जी को ये पक्का विश्वास है कि विधायक सचिन पायलट जी के पक्ष में नहीं है तो ऑब्जर्वर से विधायकों को मिलने क्यों नहीं दिया गया? नंबर 1, पहला सवाल उठता। दूसरा, कि जिस समय अशोक गहलोत जी इस सब प्रकरण के बाद आए तो उन्होंने माफी क्यों मांगी? तीसरा, जब उन्होंने माफी मांग ली और ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो फैसला लेगी मैं उसके अक्षर से उसका पालन करूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं,
और वो कई बार कह चुके हैं कि मेरा इस्तीफा तो सोनिया जी के पास रखा है, डेट जब मर्जी डाल लूं, जब मर्जी डेट डालूं। तो अब अगर ऑब्जर्वर का भेजने का वहां फैसला होता है तो ऑब्जर्वर और विधायकों की राय से फैसला होगा ना कि मुख्यमंत्री बदला जाए नहीं बदला जाए। पहले से पहले ही अशोक गहलोत जी को सचिन पायलट गद्दार हैं, सचिन पायलट के एमएलए पैसा ले रहे, ये कहने की क्या जरूरत थी? ये सवाल तो खड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आचार्य जी हमारे साथ एक आप चूंकि आज विश्लेषक के तौर पर हैं तो मैं दूसरे वरिष्ठ साथी को भी लाना चाहता हूं, डॉक्टर मिथिलेश जामनी। आपको इंतजार करना पड़ा, माफी चाहता हूं। आप ये जो हो रहा है राजनीति में कि गद्दार है, अशोक गहलोत की ये भाषा नहीं है, जैसा कि जावेद अंसारी कह रहे हैं, तो ऐसी उनकी मजबूरियां क्या रही हैं कि वो इतना सब कुछ कहने के लिए मजबूर है? देखिए अभिषेक जी, जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी का कद रहा है, अब उन्होंने राजनीतिक के जो धुरंधर रहे, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, बलराम जाखड़, परशुराम मदेना, सीपी जोशी, तमाम नेताओं को किनारे लगाया, लेकिन सचिन पायलट एक ऐसा वेपन उनके सामने खड़ा रहा जो लड़ता रहा और उसी का नतीजा है। और दूसरी बात, जो यहां तक आप कह रहे हैं कि एमएलए किसके साथ है, तो एमएलए किसी के भी साथ नहीं है। एमएलए कोई लड्डू नहीं है जो किसी की जेब से निकालो और आप खा जाओ। एमएलए विवेकशील है, सबकी महत्वाकांक्षा, सब आत्मसम्मान है। और राजस्थान के तमाम एमएलए, ये ईमानदारी की बात है कि वो आला कमान के साथ, उनके समझ में आ गई कि एक साल पहले वो कोई भी बेरोजगार होना नहीं चाहता, न वो अशोक गहलोत जी के साथ है न सचिन पायलट के साथ है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे दोनों नेताओं को समझ लेना चाहिए। न तो वो सचिन पायलट की जागीर है, न अशोक गहलोत की जागीर है। वो गांधी परिवार ने जो सिंबल दिया उसके बलबूते पर विधायक बने और उसी के बलबूते वो राज करना चाहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट से। दोनों नेताओं को यह मुगालता आज ही छोड़ देना चाहिए कि विधायक उनके साथ, विधायकों की देखी बात, मुझे कई विधायकों से बात हुई तो सरेआम बोल रहे हैं कि हमें क्या लेना है, हमें एक साल पहले बेरोजगार थोड़ी होना है। तो तमाम विधायक उसके साथ है। दूसरा जो अहम सवाल है कि अशोक गहलोत जी ने बयान क्यों दिया, आपको याद होगा केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे और जो अभी विधायक है, हमारे सांसद हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने मानेसर प्रकरण के बाद में डॉक्टर साहब आपसे माफी चाहता हूं, डॉक्टर मिथिलेश आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, माफी चाहता हूं उसके लिए। अंसारी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ठीक उसी वक्त में कांग्रेस नेतृत्व क्या पैगाम दे पा रहा है? ये कि वो अपनी पार्टी को साथ में नहीं रख पा रहे हैं, वही टूटी हुई बिखरी हुई है, तो ऐसा नेतृत्व देश को जोड़ने के लिए क्या काम करेगा? क्योंकि उससे तो पहले अपने साथी, अपने कुनबे को जोड़ना चाहिए। देखिए, कुनबे को जोड़ने की बात अलग है, और जो यात्रा है वो कुछ इससे ज्यादा बड़े उद्देश्य के लिए, ये जो देश में ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये जो लोगों को वर्गों पे और अपनी रिलीजन के बेसिस पे जो ट्रीट किया जा रहा है, वो उसको, उस खाई को मिटाने के लिए है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खाई को मिटाने के लिए नहीं है। आपने एक और बात कहा कि ये चुन के आए थे, अशोक गहलोत चुन के नहीं आए थे। अपनी गलतफहमी को इसको दूर कर दीजिए। अशोक गहलोत चेहरा नहीं थे कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन के। सच्चाई ये है कि सचिन पायलट ने कमर तोड़ मेहनत की थी। अशोक गहलोत तो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, ये बात जब इलेक्शन हुआ तो 50, सुन ली मेरी बात। नहीं, मैंने कहीं नहीं कहा था कि, अच्छा सुन लीजिए, बात मेरी सुन लीजिए। आपने कहा मैंने कहीं नहीं कहा था कि ये वो चेहरा बन के आए थे। कीजिएगा तो आपको सुनाई देगा। पहली बार तो 50 सीट आई थी, ठीक है। दूसरी बार जब सत्ता में आए तो 22 सीट आई थी। अब अगर आप इनके ही एमएलए से पूछ लीजिए, मैं इनका नाम पब्लिकली नहीं लेना चाहता, तो कहते हैं कि इस बार अगर 12 आ जाएगी तो हम आपके मुंह में घी चक्कर। ये हालत है, बिल्कुल लैकलस्टर उन्होंने गवर्नमेंट वहां रन की है। ये कोई अपने विरासत में लिखवा के नहीं लाया कि सिर्फ मैं ही मुख्यमंत्री हर बार रहूंगा, चाहे अशोक गहलोत बने या सचिन पायलट बने, मेरे इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि आज ये मुख्यमंत्री हैं तो एमएलए इनके साथ हैं, कल को अगर नहीं रहेंगे तो आटे दाल का भाव 2 मिनट में वहां समझ में आ जाएगा। हाँ, ये तो खैर होता है, ऊंचे पदों पर जो लोग होते हैं उनके साथ सब कुछ दिखना चाहते हैं। प्रमोद जी, एक जो बड़ी बात ये कि सचिन, आप कुछ कहना चाहते हैं आचार्य जी? मैं साहब की बात से सहमत हूँ, और फिर हम तो ये भी नहीं कह रहे ना कि एमएलए सचिन पायलट के साथ हैं या नहीं है। हम तो
बात कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आज कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े मिशन को लेके आगे बढ़ी है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और इस तरह का बयान जो है, अशोक बयान सचिन पायलट के खिलाफ नहीं है। अशोक गहलोत जी का बयान राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है उसमें पता लगाने का काम कर रहा है। अशोक गहलोत जी का बयान कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है। अशोक गहलोत जी जो बात कर रहे हैं, अगर ये बात किसी और पार्टी में कोई मुख्यमंत्री करता, फर्ज करो बीजेपी में करता, अब तक बर्खास्त कर दिया जाता। तो मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जो विधायक है वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनकर आता है। जिस समय 2013 का चुनाव अशोक गहलोत जी के चीफ मिनिस्टरशिप में चुनाव हुआ, MLA 21, उसके बाद सचिन पायलट को कमान दी गई, MLA 21-22 से बढ़ के 100 पहुंचे। तो भाई उस आदमी को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया? जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और उससे पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये सिर्फ नाइंसाफी जो हुई है उस समय 18 में क्यों हुई, कैसे हुई? सचिन पायलट के साथ हुई। अब चलो उन्होंने फिर अशोक गहलोत जी को स्वीकार किया। मगर अगर राजस्थान की जनता और वहां के विधायक ये चाहते हैं कि नेतृत्व में परिवर्तन हो और कांग्रेस लीडरशिप ने ये फैसला लिया, ऑब्जर्वर भेजे, उन ऑब्जर्वर के साथ जो सुलूक हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। खड़गे जी को बताने की जरूरत नहीं है हमें या आपको कि आपके साथ क्या सुलूक हुआ। अजय माकन जी को ये बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट उस समय की कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी को दी थी उसमें सब लिखा हुआ है। तो आज अशोक जी अगर ये कहते हैं कि साहब सचिन पायलट गद्दार है, तो भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये सचिन पायलट पे हमला नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप पे हमला है। अब कांग्रेस नेतृत्व को फैसला करना है कि कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में रहता है या जयपुर में रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी और जावेद अंसारी जी, आपका भी। मसला वही है कि कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि तब जब उनके पास वक्त कम होता चला जा रहा है, खास करके राजस्थान को लेकर 2023 की आहट वहाँ पर है, तो एक ऐसे वक्त में वो किसके चेहरे पर आगे जाना चाहते हैं और ये भी कि सिर फुटबॉल को वो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी लगातार विवादों में रहते हैं और इस बार का जो विवाद है वो कई सारी भावनाओं को आहत कर गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर के बयान पर घमासान जारी है और इस पर बीजेपी की तरफ से पहली बार एक किस्म से सफाई आई है और वो सफाई किसी और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की तरफ से आई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बताने वाले बयान पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नर का बचाव कर रही है वो सही नहीं है। खुद बीजेपी के भीतर भी भगत सिंह कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग तेज होती जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र को कुचलने, महाराष्ट्र का अपमान करने बात चल रही है और हो रही है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों का पर दावा करने का विषय हो, महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है और हम उस बारे में सभी विरोधी दल जो राज्य के एक साथ आकर जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। डेफिनेटली पवार साहब की भी यही भूमिका है, हम एक साथ रहकर लड़ाई करनी चाहिए। बहुत गलत चीज़ है और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान ये कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का कर रहे हैं, सावित्री बाई का कर रहे हैं, जिनको हमारे भगवान की तरह हम प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है, ये गलत है और उसका हम निषेध करते हैं। बयान को लेकर विवाद हो रहा है, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद की चेतावनी दी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं राज्यपाल जी को पर्सनली जानती हूँ,
आज वो एकमेव राज्यपाल है महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र आने के बाद उन्होंने मराठी सीखी। मराठी आदमी से दिल से प्यार करते हैं हमारे राज्यपाल जी। ये मैंने खुद अनुभवी हुई बात है जी। तो मुझे लगता है कई बार भाषण में वो कुछ कहना चाहते हैं, उसका कुछ मतलब लिया जाता है, ये तो कई बार हुआ है। पर मैं इतना बोलना चाहूंगी, वो दिल से मराठी माणूस महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं। नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम जब चुनावी यात्रा करते हैं तो उसमें एक चीज़ हर बार प्रयास करते हैं करने की, और वो ये है कि जो उस प्रदेश के युवा हैं उनके दिल में क्या है, महिलाओं के दिल में क्या है। क्योंकि क्या है कि जो चुनावी गतिविधि चलती है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनकी रैली, इनके समर्थक, उसमें आपको एक दूसरे की बात खूब सुनने को मिलेगी। लेकिन वोटर, और ख़ास तौर से यंग वोटर, कुछ जो पहली बार या दूसरी बार वोट दे रहे हैं, उनके दिल में क्या है, महिलाओं के दिल में क्या है, ये जानने के लिए आज हमने ये पंचायत लगाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एक एक करके आपका स्वागत करते हैं। आपका शुभ नाम? गुंजन सोनी। आप बड़ोदरा की हैं? जी, मैं बड़ोड़ा से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भूमि शाह। आप यहाँ पर काम करती हैं? हाँ, यहाँ वर्क करती हूँ। बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर। यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ? यहाँ आए हुए 5 साल। 5 साल हो गए आपको। चलिए, आपका शुभ नाम? दिव्या जादव। एंड यू आर फ्रॉम बड़ोदा? बड़ोदा। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? माय नेम इज मनदीप सिंह। बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं। और यहाँ कितना टाइम हुआ? यहाँ मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। वोटर यहाँ के हैं कि वहाँ के? वोटर यहाँ के, फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानने के लिए कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके इश्यूज़ क्या हैं। तमाम बातें बोली जाती हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बात सुननी ज़रूरी है। आपका शुभ नाम? अर्पित सक्सेना एंड आई बिलोंग टू वडोदरा ओनली। अच्छा, बड़ोड़ा के ही हैं आप। आपका नाम? नीलेश सोलंकी। हाँ? नीलेश सोलंकी। आप भी बड़ोड़ा? यस सर। आप? दीपक सोनी, मैं भी बड़ोड़ा से ही हूँ। अच्छा, आप? माय नेम इज़ पटेल तरुण। हाँ, महिसागर से हूँ। अच्छा, आप? माय नेम इज आशु पटेल, मैं भी महिसागर से हूँ। अच्छा, और आप? आई एम मनदीप सिंह, आई एम फ्रॉम वडोदरा ओनली। आप बड़ोड़ा के हैं? हाँ जी, बड़ोड़ा से ही हैं जी। कब से यहाँ पर बेस्ड हैं आप? सिंस 92 से। बर्थ सिर्फ 91 में पंजाब में हुआ था, बाकी तब उसके बाद आप गुजराती हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो सब लोगों से उनके इश्यूज जानेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। एक चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या होता है? मुद्दा रहता है कि सेफ्टी का। पहले आपने देखा होगा कि गुजरात को बहुत ही सेफ कहा जाता था, बट लास्ट 2-3 महीने में, इनफैक्ट मैं कहूँ 6 मंथ्स में, यहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि अब फीमेल सेफ्टी अब यहाँ भी नहीं है। मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं भी अगर 10 बजे घर से बाहर जाती हूँ, या फिर मेरी डॉटर है वो भी बाहर जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब भी गुजरात भी वो सेफ कैटेगरी में है। लेकिन कहा यही जाता है पूरे इंडिया में कि गुजरात इज़ वेरी सेफ, लेकिन जब हम खुद रह के देखते हैं तो ये सेफ नहीं है। तो ये जो बात आपने बोली है, देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश में की थी, तो वहाँ पर कई शहरों में महिलाओं का ये कहना था, यंग वोटर्स का ये कहना था कि हम लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं, इस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो आपने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया उनको ये बोल के। ये परसेप्शन है सर। हाँ। ये परसेप्शन है। अनटिल अनलेस आप किसी के वहाँ रहते नहीं है, किसी के जूते में पैर नहीं रखते, तब तक सामने वाले का जूता अच्छा ही लगता है। सेफ्टी आप लोगों के लिए भी कंसर्न है? हाँ, सेफ्टी तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। बेसिकली जैसे व्हीकल का इशू है, बस से ट्रैवलिंग करते हैं, खड़े खड़े जाना पड़ता है, लड़के लोग पीछे से धक्का मारते हैं, ये बहुत बड़े इश्यूज़ है। हमारे पास व्हीकल्स ना होने के बावजूद हमारी मजबूरी है कि हम बस से जाना पड़ता है, लेकिन हम बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कहेंगे? सेफ्टी इश्यूज़ तो है, लेकिन जो सेफ्टी होती है, जो इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद जो उसका जिसने ये काम किया है उसको सरकार उसको जेल तो कर देती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो छूट जाता है। तो कोई मतलब नहीं है ये चीज़ों का। उसको सज़ा देनी होती है तो डायरेक्टली दे दो कि इसका क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन डायरेक्टली ला दो। इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये नहीं है कि जेल में जाके उसको सज़ा काटनी है। सरकार ऐसी होनी चाहिए। देखिए, एक तो आप परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रही हैं, लेकिन इसको ले करके एक यूपी मॉडल बहुत चर्चा में था। वो था कि कुछ भी इस तरीके का हो तो बुलडोज़र चला दो, लेकिन बुलडोज़र न्याय जो है
उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बोला, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, कानून में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उस तरीके का न्याय देना क्या सही है या नहीं। तो जब आप परमानेंट सोल्यूशन की बात करती हैं तो आपके मन में क्या है, क्योंकि कानून के अधीन ही कोई भी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो ये पता चली यहाँ पर महिलाओं से बात करके कि सेफ्टी और सिक्योरिटी आप लोगों के लिए एक ऐसे गुजरात में जहाँ पर ये माना जाता है कि अमूमन विमेन आर सेफ, आपसे ये परसेप्शन मिल रहा है कि शायद वो उस तरीके से नहीं है। अब चेंज हो गया है सर। अच्छा पहले था व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैंने कॉलेज भी किया, तब तक मैंने कभी नहीं ऐसा महसूस किया। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं कि हम ऐसे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। हालांकि रेगुलर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर्सनली भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक डर जो मन में बैठ जाता है वो पिछले 2-3 सालों से ही है। अब तक इट वाज एवरीथिंग सेफ। मैंने कॉलेज खत्म किया तब तक मैंने बहुत ही सब कुछ सेफ्टी देखा, लेकिन अब मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। और जो MOS होम है गुजरात के, वो खुद एक युवा हैं, ठीक है, मेरे ख्याल 40 पार भी नहीं है, हर्ष सांघवी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए इस चुनावी मौसम में बड़े इश्यूज क्या हैं। जी, आप माइग्रेंट की कैटेगरी में आएंगे, आप यहाँ शिफ्ट हो गए, अब आप गुजराती हो गए, आप वोटर हैं यहाँ के, आपके लिए इश्यूज क्या हैं? मेरा फर्स्ट इशू कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के दिन में देखा जाए तो एजुकेशन मिल रही है पर बहुत कॉस्टली है, तो उसे सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट उसका कॉस्ट कम होना था कि ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ और खुद को एजुकेट कर पाएँ और जॉब ले पाएँ, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है। दैट्स द मोस्ट कंसर्न इशू। बेरोजगार ज़्यादातर लोग एजुकेशन डिग्री लेते हैं, लेकिन बाद में उनको उनकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती। उनको अदर फील्ड में जॉब करनी पड़ती है, इसलिए उनको उनकी फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन वो अदर फील्ड में जॉब करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा है, उनको उनकी फील्ड में जॉब देने के लिए कंपनी खोलनी चाहिए सरकार को, ताकि उनको रोजगार मिल सके। आप क्यों कह रहे थे? सर, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज वो चीज़ है ना पूरी एक फैमिली के ऊपर डिपेंड होती है, पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं होती। और एज आप देख रहे हैं जैसे इंजीनियर्स और बाहर जितनी भी टेक्नोलॉजी फील्ड्स के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स इतने हैं नहीं। बट वो चीज़ें ना डिपेंड उनकी फैमिली भी उनके ऊपर करती है, तो एम्प्लॉयमेंट्स इसलिए फोकस करना चाहिए बिकॉज उनकी फैमिली भी उन पर डिपेंड। दिल्ली MCD के दंगल की बात करते हैं, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। अब मनोज तिवारी के बयान पर घमासान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगाए और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल मनोज तिवारी ने केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वो पूरी तरह से खुली धमकी है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं? ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है।
तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है।